नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर इकोनॉमिक्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ लेने वाले हैं। और आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स का लेके आओ। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ बच्चों, कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वन शॉट लाना, यानी कि ऑलमोस्ट छोटी बात नहीं है। वन शॉट का मतलब मैं वो एक 1 डेढ़ घंटे की क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। 1 डेढ़ घंटे में इकोनॉमिक्स को नहीं निपटाया जा सकता। अगर हम वन शॉट भी लाएँ तो तकरीबन इसका 7 से 8 घंटे का इसका वन शॉट बनता है। तो थोड़ा-सा टाइम का शॉर्टेज है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करियर रेडीनेस पर हो और आपको क्लासेस ना मिले, उसका भी समाधान है हमारे पास। तो उससे पहले कि हम अब क्वेश्चन को देखें, हम जान लेते हैं कि लास्ट ईयर इसका पेपर कैसा आया था, ताकि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इसमें फ़ील हो। तो पहले हम पेपर का रिव्यू कर लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का इकोनॉमिक्स माइनर था, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 घंटे का पेपर है, 40% पास मार्किंग है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। अर्थशास्त्र देखो, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द हैं, ओल्को और नोमस। ओल्कू, नोमस ऐसे कह दो। इन 2 शब्दों से मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स वर्ड बना है। ओल्कू का अर्थ होता है हाउस होल्ड, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, यानी कि घर का, एक परिवार का प्रबंधन। तो इकोनॉमिक्स वर्ड, यानी कि जो इकोनॉमिक्स इंग्लिश का वर्ड है, वो ग्रीक लैंग्वेज के ओल्कुनोमस से बना है, जो कि इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बने। और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स में जैसे मान लो हम ह्यूमन बीइंग है, यानी कि हम जो मानव है, हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स, यानी कि असीमित इच्छाएं। बट हमारे पास जो सोर्सेज है उन लिमिटेड, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के, वो क्या है? लिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड डिज़ायर्स है, लिमिटेड सोर्सेज है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम अराइज़ होती है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि आर्थिक समस्या कहते हैं। और जिस नॉलेज ऑफ ब्रांच में इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाता है, उसे हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। यानी कि हम मानव जो असीमित इच्छाएँ होती है, तो असीमित इच्छाओं को हम सीमित साधनों से किस तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं, और वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या होती है, उसका हम निदान कैसे करते हैं, कैसे उसका विश्लेषण करते हैं। ज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन होता है, उसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूटिलिटी। यानी कि उपयोगिता को समझाओ। उपयोगिता क्या है? द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि कोई भी वस्तु जो आपकी इच्छा को क्या करती हो? फुलफिल करती हो, उसको कंप्लीट करती हो, सैटिस्फाई करती हो। तो हम उस वस्तु के उस गुण को, जो कि आपकी इच्छा को क्या करता हो? पूर्ण करता हो, उस गुण का नाम क्या है? उपयोगिता या यूटिलिटी। जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल प्यास लगी है। प्यास लगी है तो आप किसको पियोगे? आप पानी को पियोगे। तो पानी में वह गुण है, वह क्वालिटी है, जो आपकी प्यास को, यानी आपकी ज़रूरत को क्या करती है? फुलफ़िल करती है। तो इस क्वालिटी का नाम क्या है? यूटिलिटी, जिसे हम वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी कहते हैं। व्हाट आर गिफ इन गुड्स, यानी कि गिफ इन वस्तुएँ क्या है? इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा। गिफ इन गुड्स एक तरीके से घटिया वस्तुएँ होती हैं, जिनमें माँग और उनकी कीमत के बीच कैसा रिलेशन पाया जाता है? जनरली पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। हालाँकि जो माँग और वस्तु की प्राइस है, उसमें रिलेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है सामान्य वस्तुओं में। लेकिन जब कुछ घटिया वस्तुओं में इस तरीके का ये पॉजिटिव रिलेशन मिल जाए, यानी कि प्राइस के बढ़ने से माँग भी बढ़ जाए और प्राइस के घटने से माँग भी घट जाए, तो उस पॉजिटिव रिलेशन जिन घटिया वस्तुओं में होता है, उनको हम गिव इन गुड्स के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है कि जब हमारे पास जो साधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जैसे एक तरफ हमें गन का प्रोडक्शन करना है, गन क्या, मैं इधर मान लूँ हमें अनाज, खाने का प्रोडक्शन करना है, एक तरफ खाने का प्रोडक्शन और एक तरफ वस्त्र का प्रोडक्शन है, 2 तरीके की है। अब हमारे पास साधन तो क्या है? सीमित ही है। तो यदि हम वस्त्र का प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, तो हमें खाने का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फैक्टर हमने खाने में लगा रखे हैं, उनको हटाकर हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? वस्त्र में लगाना पड़ेगा। या फिर हम जब खाने का प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, तो हमें वस्त्र का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो एक ऐसा कर्व जो हमें इनके ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल को बताता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पॉइंट होते हैं वो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को बताता है, रिसोर्सेज के अंदर जो होता है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो बाहर होता है वो हमारे लिए अनअचीवेबल है या अप्राप्य होता है। इसकी डिटेल क्लास हमने स्पेशल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ही बना रखी है। कहाँ बना रखी है मैं आपको बताता हूँ इस क्लास के बीच बीच में। व्हाट इज डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या है। हमने कहा जैसे मांग वक्र कैसे होता है, जैसे ये वस्तु की कीमत है और ये वस्तु की क्या है, डिमांडेड क्वांटिटी है। जब वस्तु की कीमत कितनी थी 10, तो आप वह वस्तु कितनी खरीद रहे थे, फॉर एग्जांपल आप उस वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद रहे थे या 5 केजी खरीद रहे थे। वस्तु की कीमत हो गई 20 रुपए, तो आपने कीमत क डिमांड कर दी 4 केजी। वस्तु की प्राइस 30 हो गई तो आपने कर दी 3 केजी, 40 हो गई तो कर दी 2 केजी, और 50 हो गई तो आपने कर दी 1 केजी डिमांड कर दी। ठीक है? ये टेबल है। यानी कि अब देखो आपको रिलेशन दिख रहा है कि जैसे-जैसे प्राइस हमारी बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और उल्टा देख रहे हैं कि जैसे-जैसे प्राइस डिक्रीज़ होती है, डिमांड हमारी इंक्रीज़ होती है। नेगेटिव रिलेशन हमें दिख रहा है। तो हम जब हमारी विभिन्न किसी वस्तु की विभिन्न प्राइस पर, विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की माँग मात्रा को दर्शाते हैं, तो इसको तो हम कहते हैं माँग या माँग तालिका। क्या कहते हैं? माँग तालिका एंड डिमांड शेड्यूल। और जब हम इस डिमांड शेड्यूल को किस पे रिप्रेजेंट कर दें? ग्राफ़िक्स पे रिप्रेजेंट कर दें कि जैसे ₹10 प्राइस थी तो 5 डिमांड थी, 20 पे 4, फिर ऐसे करके। ठीक है? ये हो गया। तो हम जब हमारी डिमांड शेड्यूल को ग्राफ़िकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो कर्व आता है उसे हम डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। एक डेफ़िनेशन तो इसकी आप ये दे सकते हो। दूसरी डेफ़िनेशन इसकी होती है कि प्राइस में और कमोडिटी में जो रिलेशनशिप होता है, जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है जनरली, उस नेगेटिव रिलेशन को शो करने वाले कर्व का क्या नाम है? डिमांड कर्व कहा जाता है। अब बढ़ते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? देखो एक-एक वर्ड ही दिए हुए हैं, ये वर्ड अपने आप में कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म का मतलब समझते हैं कि देखो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। तो जब हम शुरुआत में कोई बिज़नेस करते हैं या कोई फर्म मार्केट में आती है, तो स्टार्टिंग में उसके पास इतना टाइम नहीं होता या उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारे फैक्टर्स में क्या कर सके? चेंज कर सके। यानी कि कुछ फैक्टर में उसको फिक्स रखने पड़ते हैं, यानी कि उसमें चेंज नहीं कर पाते, और कुछ फैक्टर उसके पास क्या होते हैं, वेरिएबल, जिनको वह चेंज कर सकती है। तो जब उसके पास ऐसी सिचुएशन है कि कुछ फैक्टर उसके पास फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर उसके पास वेरिएबल है, तो इसे शॉर्ट रन के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पढ़े हुए नहीं होते बेचारे इकोनॉमिक्स, वह इसको कैसे बताते हैं कि 1 साल की अवधि को हम शॉर्ट रन कहते हैं? नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड से नहीं है। टाइम पीरियड का शॉर्ट रन का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सिचुएशन से। यदि हमारे पास दोनों तरीके के फैक्टर हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो इसे हम शॉर्ट रन कहते हैं, और जब सारे फैक्टर क्या हो, वेरिएबल हो, उसे हम कह देंगे लॉन्ग रन टाइम पीरियड या लॉन्ग रन, दीर्घकाल। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्या होता हो, प्रोडक्शन होता हो, जहाँ पर वस्तुओं में इनोवेशन होता हो। मार्केट, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है फर्म्स के बीच में और वस्तुओं के लेन-देन होते हैं, उसे मार्केट कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से आपकी टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे आपने 10 यूनिट बेची, 10 यूनिट बेचने से आपको कितने रुपए प्राप्त हो रखे थे? ₹100 हुए थे। आपने 11वीं यूनिट सेल करी और 11वीं यूनिट बेचने से आपकी रेवेन्यू कितना हो गया? 112 हो गया, यानी कि 112 हो गया। तो एडिशनल यूनिट कौन-सी हो गई? 11वीं। और रेवेन्यू में कितना चेंज हो गया? ₹12। तो एडिशनल यूनिट के सेल करने से रेवेन्यू में जो चेंज हुआ, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारी जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू जो होता है, उसमें से हमने 2 तरीके की कॉस्ट माइनस करते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस बार आपसे ये पूछे जाएँगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब फर्म बाहरी साधनों को, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो पेमेंट करती है प्रोडक्शन के बदले या काम के बदले, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे लेबर को वेजेस दे दिया, लैंड को रेंट दे दिया, ठीक है? और कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया। ये सारी किस में आती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। और जब फर्म का मालिक यानी कि खुद एंटरप्रेन्योर
भी उस फर्म में क्या करता हो, काम करता हो, लेकिन उसने अपनी पर्सनल एसेट्स को भी लगा रखा है और खुद भी काम करता हो, और उसका जो सही तरीके से हम क्या कि उसकी इनकम भी नहीं बता पाते, यानी कि उनका कितना खर्चा होता है। जैसे आप कोई बिज़नेस करते हो, आपने खुद की बाइक अपने बिज़नेस में लगा रखी है, तो बाइक का क्या रेंट होगा या बाइक का क्या चार्ज होगा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक सही तरीके से कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है। तो वो सारी चीज़ें जो ओनर की खुद की है, प्रोप्राइटर की है और प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स है जो कि बिज़नेस में लगी हुई है, उन सब की कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। कौन-सी कॉस्ट कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो जब टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो जो बचा हुआ होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? नेट प्रॉफिट का नाम दिया जाता है। तो ये पहला सेक्शन था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आप खुद देख पा रहे होंगे कि जब मैं पेपर भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है, तो इसकी वन शॉट आसान नहीं होती है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन यानी बी की ओर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है? सिंपली बता देता हूँ। अवसर लागत उसको कहते हैं जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को बताता है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव जो होता है उसका क्या उसको बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो कितनी है? 20,000 है, और आपके पास एक दूसरी कंपनी का ऑफर आता है जहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है? 25 है। तो आप उस पुराने वाली कंपनी को छोड़कर दूसरी में चले जाओगे, तो ये जो ₹5,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो क्या है? आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है वह अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई आपकी फैक्टर के यानी लेबर के मामले में। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे मान लो आपके पास ₹50 हैं और आपको भूख लगी हुई है, तो आपके सामने ऑप्शन है, एक बर्गर है और दूसरा ऑप्शन ये है कि कचौरी समोसा है, ठीक है? तो बर्गर खाने के लिए आपने कचौरी समोसे का सैक्रिफाइस कर दिया, इसको क्या कहते हैं? ये भी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कही जाती है, किसकी? बर्गर की। तो कहने का मतलब जो अल्टरनेटिव होता है, उस अल्टरनेटिव को जब हम सैक्रिफाइस करते हैं या उसका यूज़ करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो होता है, उसको हम अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं में भेद कीजिए। देखो, स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है? यानी सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे के जगह काम आए, एक दूसरे की जगह काम आते हैं, इन प्लेस ऑफ अदर्स, वो तो होती है सब्स्टिट्यूट। जैसे हम चाय और कॉफ़ी की बात करें, तो आपको चाय नहीं मिली तो आपने कॉफ़ी पी ली, तो कॉफ़ी और चाय क्या है? एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो एक साथ काम में आती है, यानी कि जैसे अभी इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों एक साथ काम आते हैं। इंटरनेट अपने आप में कोई अलग से काम आएगा नहीं, जैसे आपके पास कीपैड का मोबाइल है, ठीक है? उसमें आपने 5G का रिचार्ज करवा रखा है, मोबाइल 5G है नहीं, तो क्या वह काम आएगा? डाटा नहीं आएगा। तो डेटा और स्मार्टफ़ोन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे बाइक और पेट्रोल, है ना? जैसे टोमेटो सॉस और उसके साथ आपने जो भी ले रहे हो समोसा वगैरह, तो कहने का मतलब जो चीज़ें एक दूसरे के साथ काम आती हैं, दैट नोन एज़ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एंड जो एक दूसरे की जगह काम आती है उसे सब्स्टिट्यूट गुड कहा जाता है। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध बताओ। देखो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन कैसा है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है या डिक्रीज होती है, तब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन इंक्रीज होने की जो रेट होती है वह डिक्रीज हो जाती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है? अपने मैक्सिमम स्तर पे पहुँच जाती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है। ये दोनों में क्या है? रिलेशनशिप है। इसको हमने एक अलग सेपरेट क्लास में समझा रखा है विद डायग्राम। तो आप जब उस क्लास को देखोगे तो ये आप इसको कंप्लीट कर पाओगे, और ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, अभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। डिट्टो जैसा टीआर और एमआर में रिलेशन है, ऐसा ही टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में रिलेशन है, जो कि हम वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से पढ़ते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंफीरियर गुड्स एंड गिफ इन गुड्स, यानी कि घटिया वस्तुएं और गिफ इन गुड्स में अंतर बताओ। तो देखो, इंफीरियर गुड्स भी क्या होते हैं, सॉरी, गिफ इन गुड्स भी क्या होते हैं? इंफीरियर ही होते हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है। जैसे इंफीरियर गुड्स वो होते हैं कि जब आपकी उनकी जब प्राइस बढ़ती है, यानी उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है, उनकी इनकम में नेगेटिव रिलेशन होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर दी? कम कर दी।
जैसे आपकी इनकम घटी, उनकी डिमांड आपकी बढ़ गई। ऐसा रिलेशन इन्फीरियर गुड्स में देखने को मिलता है। गिवन गुड्स में प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन में देखने को मिलता है। वीडियो क्लास में आप इसको समझ पाओगे। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी औसत लागत और सीमांत लागत के मध्य संबंध बताओ। तो देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हमारी सीमांत लागत इंक्रीज होती है, डिक्रीज, इसको सॉरी मैं कंफ्यूज को हुआ है। इस तरीके से होता है इनका, ये लो, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। इन दोनों में इस तरीके का रिलेशन है कि जब शुरुआत में दोनों ही क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पहले अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, जबकि एवरेज कॉस्ट बाद में अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और फिर उससे ज़्यादा हो जाती है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप की होती है, एवरेज कॉस्ट का भी शेप यू ही होता है। यू शेप के पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होने का है। तो ये क्लास भी आपको वीडियो क्लास में कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, मार्केट की विशेषताएं क्या है। इसमें मैनी सेलर्स होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं। ठीक है, कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। फर्म एंट्री करती है, मार्केट से एग्जिट होती है। ठीक है, 3 तरीके का प्रॉफिट कमाती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखने को मिलती है। सेलर की संख्या के आधार पर मार्केट का टाइप डिसाइड होता है। जैसे मैनी अनलिमिटेड सेलर होते हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहा जाता है। एक सेलर होता है तो मोनोपोली कहा जाता है, 2 होता है तो ड्यूपोली कहा जाता है, और थोड़े से होते हैं तो ओलिगोपोली कहा जाता है। इस तरीके से मार्केट में कितने सेलर है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म भी डिसाइड होता है। फिर है एक्सप्लेन प्रॉफिट, प्रॉफिट को समझाओ। ये आपको पूरा बताना है कि कैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इनका हम जब माइनस करते हैं किससे, हमारे टोटल रेवेन्यू से, तो प्रॉफिट हमारे पास किस तरीके से आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट, शुद्ध ब्याज और शकल ब्याज में अंतर बताओ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं का वर्णन करो। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यही होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे हो, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम वूव टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन हो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी उसका वितरण कैसे हो। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं होती है जिनको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। व्हाट आर द मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र और उसके अर्थ की विशेषताएं क्या, अर्थ और विशेषताएं क्या है। इनडिफरेंस कर्व की हमने डिटेल में 3 से 4 क्लास छोटी छोटी इसकी अपलोड कर रखी है, आप डेफिनेटली इसको देखो। एक्सप्लेन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू विद डायग्राम, इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ये लो, एमआर और एआर। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, तो ये आप इसको समझो। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट, क्वासी रेंट क्या होती है, आभासी लगान की अवधारणा क्या है। देखो, क्वासी रेंट का मतलब होता है किसी भी जो कोई हमारे पास मशीन होती है, लैंड होता है, शॉर्ट रन के लिए वह क्या हो जाए, जब फिक्स हो जाए, शॉर्ट रन के लिए क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो मार्शल ने उसे क्वासी रेंट का नाम दिया है। तो क्वासी रेंट के लिए मैं आपको ये कहूँगा, जो रेंट वाली क्लास है उसको आप डिटेल में देखो, वहाँ से आपको रेंट के बारे में भी क्या हो जाएगा, पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का ये रेंट या क्या होता है। तो ये तो था इसका पेपर कि इस तरीके के इसमें से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं अब बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात करते हैं। उससे पहले जैसे मान लो अभी हम एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए, और यही क्लास लास्ट ईयर भी हमने अपलोड करी थी। अब तो आपको वो क्लास भी देखनी चाहिए, उसमें आपको कुछ अलग क्वेश्चन दिखेंगे, इस क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन है। तो ये क्लास मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको देखनी चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपके लिए ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है, और जो अभी रिकॉर्ड हो रही है आप जो देख रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा अब आपके लिए क्या है, क्योंकि मैं कमेंट में सारे बच्चों को तो नहीं कह पा रहा जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सबको कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। ठीक है, जो एक्सक्लूसिव माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। अब चाहे आप किसी भी क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर की पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर की पढ़ रहे हो, एलएलबी की पढ़ रहे हो, बीटेक की पढ़ रहे हो, कॉमर्स की पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ की माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो सब में एक जैसी चलती है। तो जैसे आप उसमें जाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ पर आपको 17-18 वीडियो मिल जाएँगे, जो कि सारे के सारे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है। अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हो, तो आपकी इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है, उसका 70 टू 80% इस प्लेलिस्ट के वीडियो से ही हो जाएगा, जो कि टॉपिक वाइज है।
टॉपिक वाइज है। जैसे आप शुरुआत ही करोगे तो ये रहा इकोनॉमिक्स का मीनिंग, पहला वीडियो ही है, छोटी-छोटी वीडियो है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो अलग से है, बजट लाइन अलग से डाला हुआ है, ठीक है। फिर आप लॉ ऑफ डिमांड फिर ये इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में आप अलग से है, फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूटिलिटी एनालिसिस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ, सारी यूनिट यानी कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है उनके हमने 4 क्लास डाल रखी है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको वो देखना चाहिए। इसके अलावा हमने रेंट थ्योरी को अलग से डाल रखा है। इसके अलावा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी आपका अपलोडेड है। तो तकरीबन मोटा-मोटा भी पकड़ ले तो 70% सिलेबस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट से हो जाएगा। जो भी सेमेस्टर बीए सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर स्टूडेंट जो कि जिन्होंने माइनर में माइक्रो इकोनॉमिक्स ले रखा है, उनके लिए ये प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पर आप जाओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे इन सेपरेट यूनिट वाइज इसके क्या है आपको छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही क्या रहने वाले हैं, मददगार रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर मिल जाएगा और साथ ही में माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाओ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इकोनॉमिक्स कभी भी वन शॉट से नहीं पल्ले पड़ती। इकोनॉमिक्स के लिए आपको डिटेल क्लासेस देखनी पड़ती है, जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। अब मैं शुरू करता हूँ छोटे-छोटे क्वेश्चन जो आपके इस बार के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह लो या इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कह लो, एग्जाम में जो भी लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो उपभोक्ता, फर्म और उद्योग जैसी व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। इट एक्सप्लेन्स प्राइस डिटर्मिनेशन एंड अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि यह मूल्य निर्धारण और सीमित संसाधनों के वितरण की व्याख्या करता है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है बच्चों, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो कर लिख लेता हूँ पहले, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूर्ण इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और जब हम छोटी-छोटी स्मॉल ग्रुप्स का स्टडी करते हैं या इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने कंज्यूमर की स्टडी करी, फर्म्स की स्टडी करी, इंडस्ट्री की स्टडी करी, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जिसको प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी भी कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटायर इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, जैसे जनरल प्राइस लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है, वो सारी चीज़ें मैक्रो में स्टडी की जाती है। तो मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और माइक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि केंद्रीय समस्याओं में क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। दीज अराइज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और ये समस्याएं पैदा क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और जो हमारे साधन है वो क्या है, सीमित है। तो साधनों की सीमितता की वजह से, दुर्लभता की वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, यानी प्रॉब्लम अराइज होती है। और इनको सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी हो, पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित हो, यानी कैपिटलिस्टिक हो, मिक्स्ड हो या सोशलिस्टिक हो, सभी की ये समस्याएं होती है। दैट्स वाई इनको सेंट्रल प्रॉब्लम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड व्हेन ए चॉइस इज मेड, यानी अवसर लागत उस अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य है जिसे किसी निर्णय के कारण त्याग दिया जाता है। इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र में कमी और चयन की समस्या को दर्शाती है। यानी कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज जो होता है, दैट इज नॉन एज द अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस राइज। यानी मांग का नियम बताता है कि जब अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु के मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। यानी कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन इसमें जो मोटी बात है वो ये है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जब अन्य बातें क्या रहती हो, समान रहती हो। अन्य बातों का मतलब होता है वह वह उपभोक्ता की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्राइस की गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की उसकी मेंटल सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। वो सारी मान्यताएं होती है नियम की। अगर वह स्थिर रहती है तो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग मात्रा में। अगला है व्हाट इज डिमांड कर्व। मांग वक्र क्या है? डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मांग वक्र वह ग्राफिक प्रस्तुति है जो किसी निश्चित समय में वस्तु के मूल्य और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। यानी कि जब वस्तु की कीमत, जैसे फॉर एग्जांपल पी है तो उसकी डिमांड क्या है? क्यू है। तो ये वस्तु की कीमत घटकर P1 हो गई तो डिमांड बढ़कर Q1 हो गई। वस्तु की कीमत बढ़कर P2 हो गई तो डिमांड घटकर Q2 हो गई। तो ये जो इनवर्स रिलेशन जो बताता है उसे हम मांग वक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with given resources and technology assuming full and efficient utilization of resources। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिन्हें अर्थव्यवस्था उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के पूर्ण उपयोग से कुशल उपयोग की स्थिति में, पूर्ण और कुशल उपयोग की स्थिति में क्या कर सकती है? उत्पादित कर सकती है। यानी कि अपने सारे साधनों को यूज में लेने के बाद कोई अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन कर सकती है, दो साधनों के किन किन कॉम्बिनेशंस को उत्पादित कर सकती है, उनको बताने वाला जो कर्व होता है उसे पीपीसी कर्व के नाम से जानते हैं। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं वे होती है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। यानी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जैसे मान लो एक तरफ चाय है और एक तरफ क्या है? कॉफ़ी है। चाय मान लो कितने की थी? 10 रुपए की थी। तो कॉफ़ी की डिमांड हम मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 व्यक्ति हैं, 2 डिमांड थी कॉफ़ी की, ठीक है? तो चाय की प्राइस बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। अब तो चाय की प्राइस बढ़ने से जो लोग चाय पी रहे थे, या फिर यूँ कहें, मैं इसको इधर ऐसे लिख देता हूँ कि जब कॉफ़ी की प्राइस कितनी थी? 10 थी, तो चाय की सॉरी कन्फ्यूज़ हो गया। 1 सेकंड इसको वापस लेते हैं शुरू से। आपके पास एक तरफ कॉफ़ी है और एक तरफ क्या है? चाय है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाय की जो वैल्यू है या चाय की जो कीमत है वो कितनी है? 10 रुपए, और कॉफ़ी की वैल्यू कितनी है? 12 रुपए या 15 रुपए है, ठीक है? चाय की कीमत बढ़कर 10 से कितनी हो गई? 12 हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो लोग इसलिए कॉफ़ी पी रहे हैं, इसलिए चाय पी रहे थे कि चाय कॉफ़ी से सस्ती है। अब चाय भी क्या हो गई? थोड़ी-सी महँगी हो गई, तो वो लोग चाय पीना छोड़कर किधर चले जाएँगे? कॉफ़ी की ओर चले जाएँगे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि चाय की प्राइस बढ़ी और इधर लोगों ने चाय पीना कम कर दिया। क्या पीना स्टार्ट कर दिया? कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। और वहीं अगर चाय कितने की हो गई? 8 रुपए की हो गई। तो जो लोग पहले ये सोचते थे कि चलो 5 रुपए का डिफ़रेंस, अब कितने का डिफ़रेंस आ रहा है? 7 रुपए का डिफ़रेंस लग रहा है। तो चाय की डिमांड, यानी कि चाय की प्राइस घटी, तो इधर कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई? घट गई। यानी कि वो लोगों ने कॉफ़ी छोड़कर क्या पीना स्टार्ट कर दिया? चाय पीना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ती है। एक की प्राइस घटती है तो दूसरे की डिमांड भी घटती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन-सा रिलेशन देखने को मिलता है? हमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर, दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी। पहला एक क्वेश्चन है व्हाट इज यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फेक्शन और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड और सर्विस। यानी कि उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता है जिससे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या संतुष्टि होती है। इट इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और यह व्यक्तिगत होती है और व्यक्ति व्यक्ति में
अलग भी होती है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया आपको, आपको प्यास लगी थी तो आपने क्या पिया? पानी पिया। तो पानी में क्या है, वो क्वालिटी है जो आपकी प्यास को क्या करती है, फुलफ़िल करती है, यानी कि आपके प्यास को संतुष्ट करती है। तो इस क्वालिटी का नाम क्या है? यूटिलिटी है, यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जो आपकी वांट को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो, सैटिस्फाई करता हो, उसे हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अब ये पानी की जो प्यास है, या यूँ कहें ये जो यूटिलिटी है, ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्यासा था, बहुत दूर से चला हुआ आ रहा था, उसे इस पानी में ज़्यादा यूटिलिटी मिली, और एक वो व्यक्ति जो आराम ही कर रहा था, बस उसने उठा और ऐसे पानी पी लिया, उसको उसमें यूटिलिटी कम मिल सकती है। तो व्यक्ति से व्यक्ति में ये क्या होती है, भिन्न भी होती है। अगला है व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी? कुल उपयोगिता क्या है? Total utility is the total amount of satisfaction obtained from consumption of all units of a commodity within a given period of time। यानी कुल उपयोगिता किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कहते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, इधर आप यूनिट्स की बात कर लेता हूँ और इधर उसकी टोटल यूटिलिटी की, या मार्जिनल की बात कर लेता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ टोटल की। आपने किसी वस्तु, जैसे आपने रोटी खाई, पहली रोटी खाई और आपसे उसको उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? आपको उससे 10 यूटिलिटी मिली। तो टोटल भी कितनी होगी? 10। दूसरी रोटी खाई, उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 8। तो टोटल कितनी होगी? 18। तीसरी से आपको यूटिलिटी मिलती है 3 मान लेते हैं, तो आपकी कितनी होगी? 21। और चौथी से आपको मिली 0, ये भी 21, और पाँचवीं से आपको मिली -1, और ये हो गई 20। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु की सारी यूनिट कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी उसको मिलती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन उसको डिराइव्ड होता है, उसे हम टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूनिट के कंजप्शन से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, उसे हम मार्जिनल कहते हैं। जैसे इधर आपने पहली यूनिट से दूसरी यूनिट पे गए, तो यूनिट में कितने का चेंज हुआ? 1 का, और टोटल में कितने का हो गया? 8 का। तो एडिशनल यूटिलिटी के कंजप्शन से टोटल में जो चेंज होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉजिटिव होती है, ठीक है? फिर ये 0 भी होती है, यानी कि जब 0 है होती है, यहाँ पे 0 है, ये रहा 21, यानी कि यहाँ पे नो चेंज है, पॉजिटिव है, 0 है, और फिर आगे जाके क्या हो जाती है? नेगेटिव भी होती है। तो 3 तरीके की होती है एमयू। Marginal utility is the additional satisfaction gained from consuming one more unit of a commodity। यानी कि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि है। इट इज जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंजप्शन, और सामान्यतः यह उपभोग बढ़ने पर घटती जाती है। यानी जैसे जैसे आप उपभोग बढ़ाते हो, तो यह डिक्रीज होती जाती है। इसको हम ऐसे समझो कि जैसे आप रोटी खा रहे थे और आप जनरली 4 रोटी खाते हो, तो पहली रोटी खाई आपने, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिली? ज़्यादा मिली। दूसरी से अब क्योंकि आपका थोड़ा-सा भूख कम होगी, तो पहले के मुकाबले आपको यूटिलिटी मिली तो सही, लेकिन थोड़ी-सी कम मिली। तीसरी पे आपको क्या मिली? और भी कम मिली। और चौथी पे आपका पेट क्या हो गया? फुल हो गया, और जहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिलती है? 0। उसके बाद यदि आप 5वीं रोटी का भी कंज़प्शन करते हो, तो आपके जैसे पेट फूल जाता है, या पेट में अपच हो जाती है, या आफरा आ जाता है, या कोई भी और आपकी दिक्कत होती है, उसे हम नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे-जैसे आपने कंज़प्शन बढ़ाया 1, 2, 3, 4, 5, तो मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती जाती है, और एक टाइम पे ये 0 होती है, और 0 के बाद यह नेगेटिव होती है। जहाँ 0 होती है एमयू, वहाँ कंज्यूमर क्या होता है? फुल सैटिस्फाई होता है, पूर्ण संतुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? उपभोक्ता संतुलन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर स्पेंड्स इनकम इन सच ए वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इज लेवल ऑफ कंजप्शन। यानी उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपनी आय इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और उपभोग में परिवर्तन की प्रवृत्ति भी नहीं प्राप्त नहीं होती। यानी कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब यही होता है, जहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम से क्या प्राप्त कर रहा होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा होता है, पूर्ण संतुष्टि या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। उस बिंदु को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? यानी उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र क्या है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर मेकिंग हिम इंडिफरेंट बिटवीन दोज कॉम्बिनेशंस। यानी कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि
प्रदान करता है, जिससे वह उनके बीच क्या रहता है, तटस्थ रहने का काम करता है। यानी कि जब किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु है, उसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ए, बी जो भी कॉम्बिनेशन, यानी कि ए कॉम्बिनेशन में जैसे एक्स वस्तु और वाई वस्तु है, तो इन वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, वो उसने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया इससे भी उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जब विभिन्न संयोजनों से उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है, इस बात को दिखाने वाले कर्व को, इस कॉम्बिनेशंस को दिखाने वाले कर्व को हम किस नाम से जानते हैं? इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। आपको इसको समझना है, मैं आपको अभी भी कहूँगा डिटेल क्लास आप इसकी ज़रूर देखना। मैं प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल क्लास से जब ग्राफ के साथ पढ़ोगे तभी आप इन चीज़ों को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स? घटिया वस्तुएँ क्या है? इन्फीरियर गुड्स आर दोज़ गुड्स whose demand decreases when consumers income increases such as coarse grains और लो क्वालिटी गुड्स। यानी कि घटिया वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, जैसे मोटा अनाज या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएँ। यानी कि घटिया वस्तुएँ वही होती है, जैसे मान लो आपकी इनकम बढ़ी, तो आप क्या करोगे, नॉन ब्रांडेड वस्तुओं को क्या करते हो, कम खरीदते हो। तो आपकी इनकम के सामने नॉन ब्रांडेड वस्तुएँ क्या है, घटिया वस्तुएँ हैं। यानी कि जनरली क्या होता है, इनकम बढ़ने से हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन डिमांड कौन-सी चीज़ों की करेंगे, जो सामान्य चीज़ें होगी, जो नॉर्मल वस्तुएँ होगी उनकी। घटिया चीज़ों को तो ना ज़्यादा खरीदोगे, जैसे मान लो डालडा या वनस्पति घी है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या वनस्पति घी ज़्यादा खरीदोगे क्या? नहीं। आप कौन-सा घी खरीदोगे? देसी घी खरीदना पसंद करोगे। तो डालडा घी या वनस्पति घी, देसी घी के सामने क्या है, एक घटिया वस्तु है। यानी कि इनकम में और वस्तु की माँग में जहाँ नेगेटिव रिलेशन होता है, वो घटिया वस्तुएँ कही जाती हैं। व्हाट आर गिफिन गुड्स? गिफिन वस्तुएँ क्या है? गिफिन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ inferior goods whose demand increases with an increase in price due to strong income effect violating the law of demand। यानी कि गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुओं का विशेष प्रकार है, जिनकी मांग मूल्य बढ़ने पर भी बढ़ जाती है, क्योंकि आय प्रभाव बहुत प्रबल होता है, जिससे मांग का नियम लागू नहीं होता। यानी कहने का मतलब प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन जिन वस्तुओं में ये पॉजिटिव दिखता है वो गिफिन गुड्स होती हैं, और सारी गिफिन गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स ही होती है। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कॉस्ट, रेवेन्यू और मार्केट की। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉस्ट? लागत क्या होती है? Cost refers to the expenditure incurred by a firm on production of goods and services। यानी लागत वह व्यय है जो किसी फर्म द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। यानी कि इसमें कच्चा माल, श्रम, पूंजी और अन्य साधनों पर किया गया खर्च शामिल होता है। यानी कि कोई भी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में या उसके बनाने में जो खर्चे आते हैं, उसे हम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? यानी औसत लागत क्या है? यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट को आप किससे डिवाइड कर दो, यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कौन सी कॉस्ट आती है, एवरेज कॉस्ट आती है। जैसे आपने टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल 50 है, और कितनी यूनिट आपने बनाई, आपने 5 यूनिट बनाई, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, 10 रुपीज आएगी। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली लागत है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म। यानी कि इसे कुल लागत और कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देकर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? यानी सीमांत लागत क्या है? यानी एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से आपकी जो टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट या चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर होने वाली अतिरिक्त लागत है। इट हेल्प्स फर्म इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी यह उत्पादन स्तर से संबंधित निर्णय लेने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेवेन्यू? आय क्या है? रेवेन्यू इज द इनकम रिसीव्ड बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आय वह राशि है जो फर्म को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होती है। इट इंक्लूड्स टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें कुल आय, औसत आय और सीमांत आय शामिल होती है।
नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आय क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी सीमांत आय एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। जैसे मान लो आपका टोटल रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल दिया था 100 है, तब आप 10 यूनिट बेच रहे थे, आपने 11वीं इकाई बेची और आपका आउटपुट आपका रेवेन्यू कितने का हो गया 110 का। तो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपका रेवेन्यू कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 10 बढ़ा। तो ये जो 10 है वो हम क्या कहते हैं, एमआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केट, बाजार क्या है। मार्केट रेफर्स टू a system where buyers and sellers of a commodity interact to determine the its price, यानी कि बाजार वह अवस्था है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता मूल्य निर्धारण के लिए परस्पर संपर्क में आते हैं। फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर ए मार्केट टू एग्जिस्ट, यानी कि बाजार के लिए भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, यानी कि बाजार जरूरी नहीं हो कि फिजिकल तौर पे भी उपस्थित हो। व्हाट इज इंडस्ट्री, यानी कि पिछली बार आए हुए पेपर क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं। उद्योग क्या है। इंडस्ट्री रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस ऑफ सिमिलर गुड्स इन एन इकोनॉमी सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग उन फर्मों के समूह को कहते हैं जो समान या एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे वस्त्र उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग। यानी कि जब कोई फर्म्स एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उनके ग्रुप्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यानी रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेंट, यानी लगान क्या है। रेंट इज द पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, यानी कि लगान भूमि के उपयोग के लिए किया गया भुगतान है। इससे पहले देखो इन चीज़ों को समझो। हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं चार तरीके के। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। लैंड को यूज करने के बदले जो दिया जाता है उस रिवॉर्ड को क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं, यानी कि लगान कहते हैं। लेबर को यूज के बदले क्या दिया जाता है, वेजेज, यानी कि मजदूरी। और कैपिटल के यूज के बदले दिया जाता है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। और एंटरप्रेन्योर के लिए जो बचता है वो क्या बचता है, प्रॉफिट, यानी कि लाभ। अब देखो लैंड को मिलता है वो भी पॉजिटिव रिवॉर्ड है, लेबर को भी पॉजिटिव और कैपिटल को भी पॉजिटिव, लेकिन कई बार एंटरप्रेन्योर को नेगेटिव रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लॉस के नाम से जानते हैं। तो हमने लिखा रेंट इज द पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, यानी लैंड के यूज के बदले जो दिया जाता है वह भुगतान लगान कहा जाता है। In economics, it refers to income earned by land due to its natural fertility और location। अर्थशास्त्र में यह भूमि की प्राकृतिक उर्वरता या स्थिति के कारण प्राप्त आय को दर्शाता है, यानी कि जो भी हमने जैसे मान लो ये हमारा खेत है, तो इस खेत को हमने क्या किया, यूज किया। इस खेत को यूज करने के बदले खेत के मालिक को जो हमने पेमेंट किया वह भी क्या कहा जाता है, रेंट कहा जाता है। अगला है व्हाट इज क्वासी रेंट, आभासी लगान क्या है। ये सेगमेंट या ये इसका दिया हुआ है, ये मार्शल का बताया हुआ है। क्वासी रेंट इज ए टेम्परेरी इनकम अर्नड बाय मैन मेड फैक्टर्स लाइक मशीनरी इन द शॉर्ट रन ड्यू टू इन इलास्टिक सप्लाई, यानी आभास लगान वह अस्थायी आय है जो कि अल्पकाल में मशीन जैसी मानव निर्मित वस्तुओं को उनके अचल आपूर्ति के कारण प्राप्त होती है। यानी कि अल्प समय में वस्तुएं, यानी कि जो हमारी मशीनरीज है या जो खेत है या ज़मीन है वह क्या हो जाती है, फिर फिक्स फैक्टर में बदल जाती है अल्पकाल के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए। तो उससे जो इनकम होती है उस टाइम उसे क्या कहते हैं, क्वासी रेंट कहा जाता है। इसको आप रेंट वाले चैप्टर में डिटेल में समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट, लाभ क्या है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि लाभ उद्यमी को मिलने वाला प्रतिफल है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह कुल आय और कुल लागत के बीच का क्या है, अंतर है। नेक्स्ट है व्हाट इज नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ क्या है। नेट प्रॉफिट इज द रेजिडुअल इनकम लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, यानी शुद्ध लाभ वह शेष आय है जो कुल आय की से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के बाद उद्यमी के पास बचती है। यानी कि उद्यमी के पास ये आय हुई तो इससे उसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट घटा दी और उसने प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट घटा दी। ये सारी इनकम घटाने के बाद जो उसके पास बचा उसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट, ब्याज क्या है। इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, यानी ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए दिया जाने वाला प्रतिफल है।
इट इज़ पेड टू द ओनर ऑफ कैपिटल फॉर लेंडिंग मनी और एसेट्स, यानी कि यह पूंजी के स्वामी को धन या संपत्ति उधार देने के बदले दिया जाता है। यानी कि आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है? तो उधार लिया है तो उसके बदले में आपने उसको जो दिया है वह क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। ये था सेक्शन ए। अब हम बढ़े सेक्शन बी की ओर, जिसमें मैंने बड़े-बड़े क्वेश्चन रखे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन को यदि पढ़ के सुनाऊँगा तो ये क्लास बेवजह ही बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों मीडियम में सारी क्लासेस के आंसर भी रखे हैं कि क्या होती है अवसर लागत। एक क्वेश्चन हमने रखा है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यानी कि पिछले पेपर को ही ऑलमोस्ट ये कह सकते हो मैंने रखा है, क्योंकि वह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ोगे तो आप उनमें से बहुत सारी चीज़ों को समझ पाओगे कि क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, क्योंकि इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ोगे तो यहीं से क्वेश्चन आपके दोबारा बनने हैं। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है? एमआर-टीआर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वासी रेंट का आपको सेगमेंट है, समझना है। और इसकी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ से? हमारी वेबसाइट से है। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मैंने इस पेपर का ही सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आपको दिया है, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इन यूनिट से बनने वाले जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, वो इन चारों क्लास में आपको भर-भर के मिल जाएँगे। एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हर एक यूनिट के खूब सारे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएँगे। तो मैं दोबारा उन्हीं पे मेहनत करना मैंने उचित नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा कि पहले पेपर सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे इन क्वेश्चन की। तो आप इन क्वेश्चंस को, इन क्लासेस को ज़रूर देखो। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो लास्ट ईयर का जो पेपर है, सॉरी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन का वीडियो है वो आप देखो। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ और आज से ही ये सारे वीडियोज़ देख डालो, जिसमें हमने बाकायदा ग्राफ के साथ इन सारी चीज़ों को लिया है। क्योंकि और अच्छा, हर कहीं से शुरू नहीं करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले फर्स्ट वीडियो से ही इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है यहीं से आपको शुरू करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक चेन वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इसको कंटिन्यू एक-एक कड़ी से कड़ी देखते हुए चलते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए ही मैंने ये सारी क्लासेस क्या रख रखी है, अपलोड कर रखी है। तो ये शुरुआत वाली क्लासेस थी, तो आपको थोड़ा-सा ऑडियो के साथ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आई अपोलोजाइज़ इन एडवांस। बट कहीं न कहीं आपको ये बेनिफिशियल साबित ही होगा। तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी ज़रूर देखोगे, और इसके अलावा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वाला वीडियो भी देखोगे, और साथ ही में जो ये छोटे-छोटे 4 वीडियो है, ये आप देखोगे। यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स 70% नहीं 100% क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन भी स्टूडेंट के माइनर इकोनॉमिक्स है, उनके लिए ये क्लास थी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप ज़रूर एग्ज़ाम में इन सब का फ़ायदा उठाओगे। और हमारी तो यही विश है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। आपको शुभकामनाएँ एग्ज़ाम के लिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाओ और वहाँ से वो सारे वीडियो देखो। तो आज की क्लास यहीं तक की है, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। हैव अ नाइस डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।